एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करने वाले हैं हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री अमीन्स चैप्टर का वन शॉट वीडियो करेंगे। फुल कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, फुल समझ के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास अच्छी लगे तो करना है लाइक और शेयर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे ही वीडियोज के लिए। बेल आइकन के साथ कीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता है बेल आइकन के दबाने से ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखते हैं कि अमीन्स में है क्या। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, उस कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो अमीन्स क्या है, तो सबसे पहले क्या है कि अमीन्स जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बनता कैसे है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अमोनिया। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया भी है, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। यानी कैसे, देखिए अमोनिया क्या है, NH3 को अमोनिया बोलते हैं हम लोग। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये तीनों हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से डिफरेंट डिफरेंट अमीन्स बनता है। ठीक है, अब ये रिप्लेसमेंट करेगा कौन, ठीक है, कौन करेगा कि अमीन बनेगा। तो पहले ये जानिए कि क्या है, या तो ये रिप्लेसमेंट किससे होगा, अल्काइल ग्रुप से होगा, या तो फिर अराइल से होगा, या फिर दोनों से होगा। तो 3 बातें हुई कि या तो सिर्फ अल्काइल करेगा, या तो सिर्फ अराइल करेगा, या फिर दोनों मिलके करेगा। तो तीनों हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से बनेगा मेरा क्या, अमीन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीन्स बनेगा। आर से अल्काइल को दिखाएंगे, AR से अराइल को दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स भी हो जाएगा। देखिए NH3 है हमारा, NH3 से एक हाइड्रोजन हट रहा है, माइनस मतलब हट रहा है, प्लस मतलब जुड़ रहा है। एक R जुड़ गया तो RNH2 बना, तो ये 1 डिग्री हुआ। पहचान है 1 डिग्री का कि NH2 कहीं भी दिखता है आपको तो आप समझ लेना कि वो 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 1 डिग्री में से फिर एक H हटा और R जुड़ गया तो R2NH बना। तो ये NH जो आप देख रहे हैं ये पहचान है किसका, 2 डिग्री का। 2 डिग्री बोले तो सेकेंडरी, 1 डिग्री बोले तो प्राइमरी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक H बचा है, उस H को भी रिप्लेस करा दीजिए आप, R डाल दीजिए, NR3। तो ये जो N सिर्फ देखते हैं आप, ये किसका पहचान हो गया, 3 डिग्री का, यानी टर्शियरी अमीन का। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब इसी तरह का रिप्लेसमेंट अराइल से दिखा देते हैं। तो ये भी देखिए NH2 है ना यहाँ, तो 1 डिग्री ही होगा, अराइल में 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन इसी को बोलेंगे। जब आगे चैप्टर पढ़ना शुरू कर देंगे हम लोग तो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बार बार बोलेंगे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, तो यही हो गया NH2। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के अराइल जोड़ा गया, NH बना यहाँ पे, तो 2 डिग्री हो गया और ये 3 डिग्री हो गया। क्लियर हुआ आपको कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन बन गया। क्यों, क्योंकि हमारे अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्काइल या फिर अराइल या बोथ ग्रुप आ गया। ठीक है, तो अगर देखिए, अब देखिए ये भी मैंने आपको डाल दिया है कि मान लो कि एक अराइल ने रिप्लेस किया, दूसरे अल्काइल ने रिप्लेस किया, तो ये हो गया। तो अगर आपका अल्काइल या अराइल ग्रुप सेम है, अगर आपका अल्काइल और अराइल ग्रुप सेम है तो उसे सिंपल अमीन्स कहते हैं। अगर आपका अल्काइल और अराइल डिफरेंट डिफरेंट है तो उसे मिक्स्ड अमीन्स कहते हैं। क्लियर हुआ आपको। ठीक है, तो ये चीज आपका समझना। आपने देखा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन बन गया। तो आप पहचानने के लिए ध्यान में रखिए NH2, अगर NH2 है किसी के साथ तो वो 1 डिग्री है, अगर NH है तो 2 डिग्री है, अगर सिर्फ N है तो उसे 3 डिग्री अमीन कहते हैं। तो ये जान लिया आपने। यहाँ पे आपने क्लासिफिकेशन भी देखा, नॉमेनक्लेचर अभी आपको इसका देखना है। तो पहले आप जान लीजिए कि अमीन्स जब पढ़ते हैं तो अमीन्स में 3 टाइप्स पढ़ते हैं, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। देखिए क्योंकि बहुत आपको लिखाया गया क्या, इट इज इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत स्पेशल कंपाउंड है ये, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी आपको आता है। ये आपको इन नेचर पाया जाता है, कैसे, प्रोटीन्स में, विटामिन में, अल्कलॉइड्स, हार्मोन्स, ये सब आपको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ना है। तो ठीक है, ये चीज जो है आपका एमसीक्यूज में आता है। तो नेचर में इस तरह से पाया जाता है, लेकिन सिंथेटिक भी इसको तैयार किया जाता है। तो आप देखिए नोवासिंजा नाम का जो मेडिसिन है वो किस में यूज किया जाता है,
एनेस्थेटिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इन डेंटिस्ट्री, यानी जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर बेनाड्रिल, है ना, बेनाड्रिल नाम आपने सुना ही होगा, बेनाड्रिल। ये क्या है, ये इसमें कौन सा ग्रुप होता है, टर्शियरी अमाइनो ग्रुप होता है। और ये जो मेडिसिन है, जब आपको सर्दी खांसी होती है उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है। तो आपने ये देखा कि अमोनिया का जो कंपाउंड्स है, जो अमोनिया से बनाया जाता है, वो बहुत बहुत यूजफुल है, यानी आपके ड्रग्स में भी यूज होगा। जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें भी इसका इस्तेमाल बताया जाएगा। तो क्या है कि जैसे एक एक करके जब आप पढ़ते हैं तो आपको पूरा डेवलप हो जाता है समझ कि कैसे कहाँ से क्या आ रहा है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में बना देगा, ठीक है। तो यहां तक आपने समझा। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। तो यहीं पे हो गया आपका कि ये क्लासिफिकेशन था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आपने यहाँ देख लिया, ये क्लासिफिकेशन डन हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स पे। तो नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए आप पढ़ेंगे अमाइंस का नॉमेनक्लेचर, ओके। तो नॉमेनक्लेचर में दो तरह का पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या, एक कॉमन नेम, एक आयुपेक नेम। तो पहले हम तीनों अमीन का, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का कॉमन नेम पढ़ेंगे, देन आयुपेक नेम पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आयुपेक नेम को मैं हटा देती हूँ आपका, है ना। तो देखिए कॉमन नेम जो है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री को प्राइमरी अमीन, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शियरी अमीन कहते हैं। पहचान आपको मैंने अभी बताया था जस्ट क्लास में। तो यहाँ NH2, यहाँ NH और NR3, ओके। तो देखिए क्या होगा, पहले तो आपका जब प्राइमरी एमीन है तब तो आप डायरेक्ट अल्काइल एमीन लिख दो, अल्काइल का नाम लिख दो, अमीन लिख दो। अगर सेकेंडरी एमीन है तो उस केस में क्या है, यहाँ पे 2 R है। अगर दोनों R सेम है तब तो प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, डाई मिथाइल एमीन ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही R डिफरेंट हो जाए तो वैसे केस में नाम लिखते हैं अल्काइल, अल्काइल अमीन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अगर एक इथाइल है दूसरा मिथाइल है तो हम बोलेंगे इथाइल मिथाइल एमीन, ओके। उसी तरह से यहाँ पे टर्शियरी में क्या हो गया, अल्काइल अल्काइल एमीन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जब आर 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 तीनों ही डिफरेंट है तब। अगर सेम है तब तो ट्राई लिख के बना लेंगे, एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। तो ये चीज आपका हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 1 डिग्री का एग्जाम्पल लीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 जोड़ देते हैं और नाम क्या हो जाएगा हमारा, मिथाइल एमीन। क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीन। इजिली सॉल्व हो गया आपका ये प्रॉब्लम, कहीं कोई कष्ट नहीं है आपको। CH3 CH2 NH2 है, तो इसका इथाइल अमीन, ठीक है। उसी तरह से अगर ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2, हाँ, तो ये जो ग्रुप है ना, ये बैलेंस है, ये हाँ बैलेंस है। तो ये तीन, ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, ये अलाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अलाइल अमीन। क्या हो जाएगा, अलाइल अमीन। आप समझ रहे हैं कि ये अमीन क्या है, 1 डिग्री ही है, क्योंकि यहाँ पे ये अलाइल अमीन हो गया। तो ये आपने प्राइमरी का आपने सीख लिया क्या, आयुपेक नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग सेकेंडरी में चलेंगे, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो साथ में, कोई परेशानी नहीं है। अब इसका हम लोग सेकेंडरी में चलते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी में क्या नाम लिखा है मैंने, अल्काइल अल्काइल एमीन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सेकेंडरी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 NHCH3, ये सेकेंडरी हो गया क्योंकि ये पहचान है सेकेंडरी का। तो इसमें चूंकि दोनों सेम है तो आप प्रीफिक्स यूज कर दो डाइमिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन। ये किसका हो रहा है, सेकेंडरी का हो रहा है, ठीक है, डाइमिथाइल अमीन। अगर इसको आपका डिफरेंट कर दिया जाए, CH3 NHC2 H5 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल अमीन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यही मतलब है कि अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसका नाम लिखो। इथाइल, देखो यहाँ इसको ऊपर लिख लीजिए आप लोग, डिफरेंट वाले का ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं NHCH3C2H5, हाँ। तो ये मेरा क्या हो गया, इथाइल मिथाइल अमीन, ठीक है। इसी तरीके से लिखते हैं। अब हम लोग टर्शियरी पे चले आते हैं। तो टर्शियरी वाले में क्या होगा, ये जो मेरा है इसमें क्या होगा, अगर तीनों सेम है तो ट्राई प्रीफिक्स यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देखें, CH3N CH3N, तो आपने क्या करना है, तीनों एक ही जैसा है तो ट्राई मिथाइल
अमीन लिख देना है। और अगर तीनों डिफरेंट है, देखिए इसमें और एक केस हो जाएगा, तीनों डिफरेंट का भी ले लेते हैं पहले, CH3 CH3 और C2H5। यहाँ पे आप चाहो तो पहले डिफरेंट ही कर लो, ठीक है। तो C3H, और इसको फिर से लिखना पड़ेगा थोड़ा, है ना। देखिए N C2H5 CH3 और ये 7 C3H7। तो क्या है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। तो सबसे पहले कौन आएगा, इथाइल आएगा, तो हम लिखेंगे इथाइल। फिर क्या आएगा, मिथाइल। फिर क्या आएगा, प्रोपाइल, प्रोपाइल, और लास्ट में अमीन जोड़ दीजिए, प्रोपाइल अमीन। तो इस तरीके से इसका नाम होता है। मान लीजिए कोई दो सेम रहेगा तो आपने क्या कर देना है, लिख देना है क्या, मान लीजिए ये दो सेम हो जाए, दो सेम हो जाए, एन है और ऐसे कर ले CH3 और यहाँ ये हो जाए C2H5। तो ऐसे केस में भी पहले इथाइल लिखेगा, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा को नहीं कंसीडर किया जाता है किसमें, आयुपेक सिस्टम के अंदर। आयुपेक सिस्टम या यूं कहिए अल्फाबेटिकल में उसको कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें नाम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इथाइल डाई मिथाइल, इथाइल डाई मिथाइल अमीन। तो यहाँ तक आपने समझ लिया है आयुपेक कॉमन नेम ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। अब हम लोग पढ़ेंगे आयुपेक नेम, बहुत इजीली, बहुत इजी। देखते हैं आयुपक नेम, बहुत ध्यान से समझिएगा। अल्केन, देखिए आयुपक नेम में क्या करते हैं, अल्केन में से ई को रिप्लेस करके एमीन जोड़ दिया जाता है, जो भी रूट वर्ड होता है उसके साथ, ठीक है। तो अल्केना अमीन हो जाता है नाम। तो सबसे पहले प्राइमरी पे काम कर लेते हैं, फिर सेकेंडरी पे, फिर टर्शियरी। तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। पहला देखिए, सबसे लोअर मेंबर लेते हैं, पहले एग्जांपल में CH3NH2। तो इसका नाम देखिए, एक कार्बन है ना, एक कार्बन वाले को मेथेन बोलते हैं। तो क्या करना है, मेथेन में से ई को रिप्लेस कर देना है, अमीन जोड़ देना है, तो क्या होगा, मिथेनामीन, ठीक है। उसी तरह से आप CH3 CH2 NH2 ले लो, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तीन कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तीन कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं, तो नाम हो गया प्रोपेनामीन। सिर्फ ई रिप्लेस कर देना है प्रोपेन का, अमीन जोड़ देना है, ये हो गया आपका। ये तो सिंपली आपने बना लिया। अब मान लो जो अलाइल वाला, मान लो कि ये डबल बॉन्ड वाला आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला आ जाए, है ना, इस तरीके से आ जाए, ये इस टाइप से मान लो आ गया। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये है तो प्राइमरी एमीन ही, नाम तो लिखना पड़ेगा ना इसका। तो नाम लिखेंगे, देखिए 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग कर दिया, डबल बॉन्ड पे 2 पे डबल बॉन्ड मिल गया, एक पे अमीन मिल गया। तो नाम आप देखो आप कैसे लिखोगे, 3 का मेन चेन है तो प्रोप लिखोगे, प्रोपेन अब नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो ये किसके जैसा हो गया, अल्कीन की तरह हो गया। तो अब नाम क्या हो गया, प्रोपीन जैसा। प्रोपेन नहीं रह गया, अब क्या हो गया, प्रोपीन हो गया, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है। तो चलिए, प्रोप प्रोप प्रोप, 2 पे डबल बॉन्ड, 2 इन, 1 पे अमाइन है, 1 अमाइन। आप चाहें तो 1 अमाइन नहीं लिखें, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और हम आपको बता दिया जाए, प्रोप 2 इन मीन, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए ऐसा ही लिखने का, ताकि आपको जहां भी 1 नहीं रहेगा, 2 पोजीशन पे रहेगा ना NH2, तो वहां पे तो पोजीशन डालना ही है हमें। तो क्यों नहीं आदत बना लिया जाए डालने का, तो आदत बना लीजिए इस तरह से डालने का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल। अब और दूसरा देख लेते हैं हम लोग, इसी में भी और देखिए। मान लीजिए कि इस तरीके से है, यहाँ पे NH2 डाल दिया, और ये रहा आपका CH3 डाल दिया, और ये फिर से ऐसा, इसको देखिए, टेट्रावैलेंसी को देखते रहिएगा, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इस केस में आप क्या करेंगे, अब देखिए, इस केस में आप नंबरिंग करेंगे, ओबियस है, कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से चाहे इधर से, दोनों तरफ से सेम नंबरिंग मिलेगा। तो 1 2 3, 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन ले लिया। आप कहेंगे कि ये भी तो लॉन्गेस्ट चेन है, तो उस तरीके से नहीं लेना है, आपको कोशिश करना है कि जितना भी अमीन ग्रुप है, देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन है 3 का, इधर से भी लॉन्गेस्ट चेन कोई बच्चा बना सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि अमाइन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की तरह आ रहा है। तो अमाइन को कंसीडर कर लेना है आपको, क्या,
पूरे मेन चेन में। तो अमाइन हो गया आपके मेन चेन में, तो ये आपका मेन चेन हो गया ना। कितने का मेन चेन हो गया? 3 कार्बन का। तो प्रोप बोलते हैं 3 कार्बन को। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि 2 पे ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, तो आप पहले लिखोगे, सबसे पहले नाम सब्स्टिट्यूएंट का ही लिखा जाता है, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए प्रोपेन हो गया, ठीक है। और इसमें 1 और 3 पोजीशन पे है आपका, तो 1 3 डाई अमीन, ठीक है। ये इस तरीके से आपका नाम हो गया। तो देखिए यहाँ पे ई फिर से आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है? डाई वर्ड आ रहा है, डाई आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ई फिर से आपका आ गया। तो प्रोपेन 1,3 डाई अमीन, तो ये नाम हमने सीखा। तो इस तरीके से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है आपको कि 12th में कुछ इससे ज्यादा नहीं आएगा, इतना बहुत है आपके लिए। तो इस तरीके से आपने डबल बॉन्ड के साथ। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी का नॉमेनक्लेचर आईयूपैक, ठीक है। तो सेकेंडरी हमने लिखा है यहाँ पे। अब देखिए नाम कैसे लिखेगा सेकेंडरी का, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, किसी भी एक को जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है उसको नाइट्रोजन के साथ मेन चेन मान लेना है। यानी यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो किसी एक को हम लोग मेन मान लेंगे और बाकी जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हो गया? मेन हो गया, मेन चेन हो गया। और मेन चेन का नाम वही अल्केनामीन टाइप से लिखना है आपको, जो अभी मैंने आपको सिखाया है प्राइमरी वाले में। और ये सब साइड चेन हो गया, ये साइड चेन हो गया आपका। अब आप नाम लिखना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से लिख दोगे आप। इसमें नाम क्या हो जाएगा आपका? एन। देखिए यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, उसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन किसके साथ दिखाते हैं? एन के साथ, क्योंकि एन से अटैच है, ये एन से अटैच है। तो लिखते हैं एन मिथाइल मिथेनामीन, एन मिथाइल मिथेनामीन। तो लिखिएगा एन मिथाइल, साथ में आप बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बाद में कर लीजिएगा। एन मिथाइल मीथेनामीन, थेनामीन, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आइए यहाँ आपको दिख रहा है, ये है, देखिए दो डिफरेंट है। ऐसे केस में क्या होगा, जो छोटा है वो साइड की तरह रह जाएगा, जो बड़ा है वो मेरा मेन हो गया, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है। तो ये 2 कार्बन से क्या बनेगा? इथेनामीन। और एन पे मिथाइल है, तो आप कैसे करोगे? एन मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा? एन मिथाइल इथेनामीन, इथेनामीन, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको ले लो, ये इस टाइप का आ जाएगा, तो क्या करेंगे? तो ये पता है हमें कि ये तो छोटा है, ये तो साइड चेन की तरह बिहेव करेगा, ये मेरा मेन हो गया। तो इसमें अब आप क्या करोगे ना, इसमें मेन मान लिया तो नंबरिंग करोगे, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्ट तो ये सब तो ऐसा था कि अटैचमेंट ऐसे दिख रहा था, इसमें आप नंबरिंग करोगे 1 2 3। क्या करोगे? 1 2 3। अब नाम क्या लिखोगे? एन मिथाइल, एन मिथाइल। और देखिए 1 2 3, 2 पे अमाइन ग्रुप है, किस पे है? 2 पे। तो एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। आई बात समझ में? क्या हुआ, आपने चेन को काउंट किया, पोजीशन नंबर 2 पे आपका NH है, अमाइन ग्रुप 2 पे है, तो प्रोपेन 2 अमाइन लिख दिया। अब एक डबल बॉन्ड का भी देख लो एग्जांपल। तो ये आपका हो गया, ये आपका साइड चेन हो गया, ये वाला। और ये पूरा लॉन्ग चेन हो गया, आपका मेन चेन हो गया ये आपका। तो नाम लिखो इसका, फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 हो गया। तो आपने लिख देना है क्या? एन मिथाइल, एन मिथाइल। और देखिए यहाँ 1 2 3 4, 4 ब्यूटेन को बोलते हैं, तो ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। एक पोजीशन पे मिला है हमारा डबल बॉन्ड और एक पर ही अमाइन भी है, इसलिए इसका नाम आप लिख सकते हैं ब्यूटीनामाइन। जैसे जो आप प्राइमरी में जो पढ़ते हैं उसको भूलिए नहीं, उसके साथ ही चलता है। एन से मिथाइल जुड़ा था, हमने एन मिथाइल लिखा। मेन चेन मेरा 4 कार्बन का दिख रहा है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा। और चूंकि डबल बॉन्ड है इसलिए इन आया, और एक नंबर पे ही डबल बॉन्ड है, एक नंबर पे ही एन है, इसलिए ब्यूटीन अमीन हो गया नाम, ठीक है। तो जस्ट इसी की तरह आपको टर्शियरी का भी लिखना है, उसमें सिर्फ एन एन आ जाएगा, क्योंकि वहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए टर्शियरी का। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 3 डिग्री का देखेंगे। तो 3 डिग्री में क्या करेंगे, किसी एक को जिसमें मैक्सिमम कार्बन है, अगर तीनों सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो किसी एक को ले लेंगे, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। लेकिन अगर डिफरेंट है अल्काइल ग्रुप,
तो क्या करेंगे, किसी जो जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको मान लेंगे मेन चेन और बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें, यहाँ पे मान लिया कि ये तीनों सेम था तो एक मेन हो गया, बाकी दोनों साइड हो गया, तो नाम कैसे लिखेंगे, एन एन, चूंकि दोनों सेम है इसलिए एन एन लिखा, क्योंकि दोनों के लिए नंबर लिखना है तो एन एन लिखा 2 बारी, ठीक है। और डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा आपका, एक का मेन चेन है तो मीथेनामीन, मीथेन अमीन, मीथेन अमीन, ठीक है। ये मेरा हो गया इसका नाम। अब इसका नाम करो तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा है ताकि आपको समझने में थोड़ा सा समझिए। इसको CH3CH2 है, C2H5 दोनों तो सेम ही है ना, और ये मिथाइल है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो किसी एक को मेन में ले लो, बाकी दूसरा को साइड में छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, एन इथाइल, एन मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे यहाँ भी, ठीक है। एन इथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल, और क्या हो जाएगा, 2 का मेन चेन इथेनामीन, इथेन अमीन, इथेन अमाइन, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए इसको ले लेते हैं, इसमें क्या है, आपको दिख गया कि ये ऐसे आपका दोनों साइड चेन हो जाएगा, ये आपका मेन चेन हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे आप यहाँ से 1 2 3, तो नाम क्या लिखेंगे आप, एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल, 3 का मेन चेन है और 2 पे आपका डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे प्रोप, प्रोप 2, 3 पे 2 पे है ना, तो 2 इन, और एक पर आपका अमाइन है इसलिए 1 अमाइन। जब नंबरिंग किए हैं तो नंबरिंग लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से नॉमेनक्लेचर हो गया हमारा किसका, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का। तो यहाँ पे ये आपका एलिफेटिक का हो गया। अब एरोमेटिक में 1-2 कर लेंगे तो वो भी हमारा हो जाएगा और मेरा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एरोमेटिक अमीन है, रिंग आ गया NH2 के साथ, तो ये देखिए NH2 प्राइमरी हो गया, पहचान करना भी सीख लीजिए, है ना। ये प्राइमरी का पहचान है NH2 रहेगा, सेकेंडरी का NH और टर्शियरी का N। तो यहाँ पे ये प्राइमरी अमीन है तो एनिलीन इसे बोलते हैं। एरोमेटिक रिंग के साथ ये है तो इसे एनिलीन बोलते हैं, या फिर इसे आप बेंजीनामीन बोल सकते हैं। ये बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन उसमें अमाइन जोड़ दिया, बेंजीनामीन हो गया। तो ये जो एनिलीन वर्ड आप देख रहे हैं लिखा हुआ रिंग के साथ NH2 को जुड़ा हुआ एनिलीन, ये कॉमन सिस्टम भी अपनाता है और एज वेल एज आपका आयुपेक्स सिस्टम भी इसको मान लेता है, इसलिए आपको कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। एनिलीन भी लिख दोगे तो भी सही, बेंजीनामीन भी लिख दोगे तो भी सही ही है, ठीक है। तो मान लीजिए इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया तो हम लोग कहेंगे क्या, 2 अमाइनो टोलुइन इसे बोल सकते हैं, या इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, स्पेशल नेम दिया गया क्या, ऑर्थोटोलुइडीन। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप है इसके साथ ये एनिलीन है, और अगर इसको छुपा दिया जाए ऐसे, इसको छुपा दीजिए ऐसे, तो ये ग्रुप के साथ ये टोलुइन है, तो दोनों को मिला के टोलुइडीन बना दिया गया, टोलुइन और एनिलीन से टोलुइडीन बना दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आप कर सकते हैं, जैसे इसमें ठीक है। तो आप देखिए अब इसमें क्या करेंगे, आगे देखते हैं। इसको NH2 और Br है तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 4 ब्रोमो बेंजीनामीन लिखें, या फिर हम लिख सकते हैं 4 ब्रोमो एनिलीन। क्या लिख सकते हैं, 4 ब्रोमो एनिलीन। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है आपका देखिए, ये टर्शियरी वाला आ गया आपको, तो यहाँ पे लिखा इसका साइड चेन है ये एन एन डाइमिथाइल बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन। देखिए ये बेंजीनामाइन लिख दिया तो आयुपेक्स सिस्टम में तो आ ही गया, क्योंकि बेंजीनामीन जहाँ लिखते हैं जैसे अल्केनामीन, बेंजीनामीन, ये आयुपेक्स सिस्टम में ही लिखते हैं। नहीं तो इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं हम एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो एनिलीन का पहचान है। दोनों ही एक्सेप्टेड है, कोई कठिनाई नहीं है आपको, आप लिखिएगा दोनों नाम, कोई नहीं काटेगा उसको, ठीक है। तो क्योंकि ये आपको क्लास 11th के अंदर बता दिया जाता है कि ये जो नाम है आपके बेंजीन रिंग का स्पेशल नेम हो या फिर कोई जो भी नाम लिखते हैं आप, वो आपके इतना पॉपुलर होता है कि ये आयुपेक्स सिस्टम भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एरोमेटिक का भी देख लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ अमाइन, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे आइसोमेरिज्म इन अमीन्स। तो सबसे पहले ये जानिए कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो जब कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लिख सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं,
आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस तरीके को क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। और जो उसमें बनता है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, उसे क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th के अंदर। अब यहाँ देखिए आइसोमेरिज्म इन अमीन्स, यहाँ पे आप ध्यान दें, सीबीएसई बोर्ड में ये नहीं आएगा, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये सारे बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगी। तो आपको अगर ये इसका यूज है तो आप पढ़ें, अदरवाइज आप स्किप करके आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आइसोमेरिज्म इन अमीन्स क्या हुआ, देखिए तो अमीन्स जो है चार तरह का आइसोमेरिज्म दिखाएगा। एक चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजिशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल और चौथा मेटामेरिज्म, ठीक है। वन बाई वन समझेंगे, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म के अंदर देखिए सबसे पहले ये चीज जरूर आप देखिए, मैं बोलना अगर भूल भी जाऊं तो जब कभी आपको लगे कि ये लिखना है तो लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलिफेटिक अमीन्स कंटेनिंग 4 और मोर कार्बन एटम, यानी एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन मतलब क्या, जिसमें एरोमेटिक रिंग नहीं होगा, ऐसे ही चेन वाला होगा तो उसे एलिफेटिक कहते हैं। तो एलिफेटिक अमीन्स जिसमें 4 या 4 से ज्यादा कार्बन होगा वही ये शो करेगा। कौन शो करेगा, चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म एक सेकंड में समझ लीजिए। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन कार्बन स्केलेटन में फर्क आ जाए, कार्बन कार्बन चेन में फर्क आ जाए, उसे चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन का मैंने लिया है, NH2 बनाया। आप देखना कहीं भी आपका फंक्शनल ग्रुप में कुछ नहीं बदल रहा है, NH2 है तो NH2 ही है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये आपका क्या है, नॉर्मल चेन है, ये आइसो हो गया, ये नियो हो गया। तो आपने कार्बन कार्बन के स्केलेटन में फर्क देखा, कार्बन कार्बन चेन में फर्क देखा, तो ये आपका क्या हो गया, चेन आइसोमर्स हो गया, ठीक है। ये चेन आइसोमर्स हो गया, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए पोजिशन आइसोमर्स किसको कहेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अपना पोजिशन बदले। तो ये कब से काम करेगा, एलिफेटिक एमीन्स हैविंग 3 और मोर कार्बन, 3 और 3 से ज्यादा कार्बन होगा तब। जैसे एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे क्या है, ये आपका 1 2 3, यहाँ 1 पोजीशन पे अमाइन है, जबकि यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 2 पे आ गया अमाइन, इसलिए ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर्स हो गया। इन लोगों में आपने क्या देखा कि ये स्केलेटन में फर्क ला रहा है, अपने कार्बन के जुड़ाव में फर्क ला रहा है, तो ये आपका चेन आइसोमर्स था, ठीक है। और चेन आइसोमर्स के अंदर भी पोजीशन आइसोमर्स बन जाता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलता है। फॉर एग्जांपल आप देखना, यहाँ पे 1 1 2 3 4 हुआ ना, और यहाँ क्या करोगे 1 2 3, तो इन दोनों में तो नहीं फर्क हुआ, क्योंकि आपके NH2 का जो पोजीशन है वो क्या है, 1 पे ही है, 1 1 पे ही है। लेकिन इस केस में देखना, इस केस में क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 2 पे आ गया मेरा NH2 ग्रुप। तो NH2 ने क्या किया, ये दोनों अगर हम पूछे, आपसे पूछा जाए कि ये दोनों क्या हो गया आपस में, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप बदल गया। यहाँ क्या था, एक था, यहाँ क्या था, एक था, यहाँ क्या हो गया, दो हो गया। तो ये क्या हो गया, ये चेन आइसोमेरिज्म में भी आ गया, चेन आइसोमर्स भी है, और ये फंक्शनल आइसोमर्स, सॉरी पोजीशन आइसोमर्स भी हो गया। समझ रहे बात को, तो इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल गया, फंक्शनल आइसोमर्स, चेन का बदलाव आ गया, तो वो चेन आइसोमर्स में आ गया। अब ये चीज आपने समझ लिया। अब आते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है, तो उसको फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीनों अमीन जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये आपस में क्या करेगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कारण क्योंकि देखिए यहाँ पे कैसे है, ये मैंने लिया है एक एग्जाम्पल, तो ये 1 डिग्री अमीन हो गया, इसी चीज को अरेंज करके लिख दिया तो ये 2 डिग्री अमीन हो गया, इसको अरेंज करके लिख लिया तो 3 डिग्री हो गया। आप जोड़ के देख लो, आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई भी फर्क नहीं आएगा। 1 2 3 कार्बन है, C3 लिखोगे, 3 2 5 2 7 2 9, 9 लिखोगे और एक नाइट्रोजन। आप जोड़ के देख लो, सभी जगह इतना ही कार्बन, इतना ही हाइड्रोजन, इतना ही नाइट्रोजन होगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये हमारा फंक्शनल हो गया। अब एक आता है मेटामेरिज्म, ठीक है। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है, मेटामेरिज्म तभी शो करेगा जब डाइवेलेंट होगा आपका फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इसमें सेकेंडरी वाला पार्टिसिपेट करेगा, प्राइमरी वाला नहीं करेगा। तो देखिए मेटामर्स में क्या होता है, पहले तो आपने क्या दिमाग में रखा कि मेटामर्स कौन शो करेगा, डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो करेगा। जैसे
आपका ईथर करता है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेगा, सेकेंडरी अमाइन करेगा। सेकेंडरी अमाइन पे ही डाइवैलेंट है, प्राइमरी में तो है नहीं, ठीक है। तो क्या है, डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के रूप में सेकेंडरी आया तो सेकेंडरी करेगा। तो इसमें होता क्या है, सिर्फ इतना समझ लो, डाइवैलेंसी जो है दोनों तरफ जो आपका फ्री वैलेंसी है उसमें अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, यही है मेटामर्स। अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या था, एक तरफ प्रोपाइल था, दूसरी तरफ इथाइल था, प्रोपाइल था, इथाइल था, तो ये हो गया। इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं हम, एक तरफ मिथाइल कर दिया, दूसरी तरफ ब्यूटाइल कर दिया। तो आपने क्या देखा, जो वैलेंसी है, जो डाइवैलेंसी है, उसमें क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस आ गया, अल्काइल ग्रुप डिफरेंस आ गया। तो ये बोथ आर क्या हो गया, मेटामर्स हो गए, ये क्या हो गए, मेटामर्स। और ये पूरा फेनोमेनन क्या हो गया, मेटामर्स और मेटामेरिज्म, ये पूरा फेनोमेनन मेटामेरिज्म। मतलब ये ध्यान में रखिए, डाइवैलेंसी होगा तभी ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो डाइवैलेंसी जहां होता है वहीं तो सेकेंडरी में होगा। और सिर्फ याद रखना है कि दोनों तरफ डाइवैलेंट जो ये होता है उसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का फर्क आ जाता है, अटैचमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप में फर्क। चलिए अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसे हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, अमोनिया, ये जो अमोनिया आप देख रहे हैं, अमोनिया क्या करता है, अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड को क्लीवेज करता है, यानी ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए RX जब टूटेगा तो X माइनस निकलेगा और ये R प्लस प्लस के फॉर्म में निकलेगा। यही R प्लस यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा आके, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपका ये मैकेनिज्म हो गया कि किस तरह से ये यूं इसके पास गया। तो क्या होता है कि अमाइंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया और अमाइन, अमोनिया और अमाइन, अमोनिया से अमाइन बन जाएगा, उसका एक एक करके होगा अमाइन, एंड एन अल्काइल हैलाइड इज हीटेड इन अ सील्ड ट्यूब एट 373 केल्विन। तो देखिए, द क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, द क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल नोन एज अमोनोलिसिस, यानी अमोनिया मॉलिक्यूल के कारण जो क्लीवेज हुआ RX बॉन्ड में, इसी कारण इसे अमोनोलिसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। RX बॉन्ड को किसने ब्रेक किया, अमोनिया ने किया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अमोनिया ने RX के साथ रिएक्शन किया, इन अ सील्ड ट्यूब 373 केल्विन पे बना लिया आपका ये अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट जब NH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो 1 डिग्री अमीन आपको दे देगा और NH4X बाहर आ जाएगा। अब ये जो 1 डिग्री अमीन बना, 1 डिग्री, इसलिए वहां देखिए लिखा गया है अमोनिया और अमाइन। पहले अमोनिया ने अपना काम कर दिया, अब अमाइन आ गया, तो 1 डिग्री अमीन जो है वो RX के साथ रिएक्शन करेगा और ये आपका ये बनाएगा R2NH2X, और ये फिर NH3 से रिएक्शन करेगा, आपको 2 डिग्री अमीन दे देगा। उसके बाद फिर ये 2 डिग्री अमीन जो है वो रिएक्ट करेगा आपके RX के साथ, तो आपको 3 डिग्री अमीन दे देगा। और फिर ये 3 डिग्री अमीन भी रिएक्ट करता है RX के साथ और आपको बना लेता है क्या, R4N प्लस X माइनस, इसे हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी, ये R4 देख रहे हैं, इसके लिए बोला गया है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरह से ये बनता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो जब आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो इसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के फॉर्म में सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि इससे कन्वर्सन हम लोगों को करना है। मीन्स की जैसे देखिए, आपको हो जाएगा कि 1 डिग्री अमीन को 2 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस सिर्फ दिमाग में रखिए, अमोनोलिसिस का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक कर देता है कौन, अमोनिया, तो उसे अमोनोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आप मेथड देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं, अमोनिया से प्राइमरी एमीन बना, फिर प्राइमरी एमीन से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी और टर्शियरी से फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो यही इस मेथड का डिसएडवांटेज भी है कि ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दे देता है जिसे सेपरेट आउट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये मेथड आपको क्या है, ये इस मेथड का डिसएडवांटेज है कि मिक्सचर ऑफ अमीन्स देता है। और इस साथ ही साथ ये भी जान ले कि अराइल अमीन्स कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज अराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी अराइल हैलाइड जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने भी आपको दिया है, वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है किसका, हेलो अल्कीन्स और अरीन्स का, जिसमें बताया गया है आपको कि अराइल हैलाइड जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है इजिली, न्यूक्लियोफिलिक नहीं। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि आप अराइल अमीन इससे नहीं बना सकते हैं। रीजन
कि अराइल हलाइड, जहां पे आपने RX लिया है वहां पे आप अराइल हलाइड लेंगे, RX के जगह पे ARX लेंगे। तो ये जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स किसके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। यानी इस मेथड से सिर्फ एलिफेटिक अमीन बन सकता है, एरोमेटिक अमीन नहीं बन सकता। तो ये हुआ मेथड नंबर फर्स्ट। तो देखिए दूसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन मतलब क्या समझते हैं आप, या जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है, जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं उसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है उसे रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। जिसमें से ऑक्सीजन हट जाता है उसको रिडक्शन कहते हैं। दो ही बात होती है, हाइड्रोजन का ऐड होना बोल दें या ऑक्सीजन का हटना बोल दें, दोनों ही क्या है, रिडक्शन है। तो आप समझ गए कि रिडक्शन कराना है किसका, नाइट्रो ग्रुप का। तो नाइट्रो ग्रुप NO2 को बोलते हैं। तो बोथ एलिफेटिक, यहाँ ध्यान रखिएगा, दोनों बनेगा, एलिफेटिक भी बनेगा और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स भी बनेगा इस मेथड से, ठीक है। इजिली प्रिपेयर बाय रिडक्शन ऑफ कोरोस्पोंडिंग नाइट्रो कंपाउंड। कोरोस्पोंडिंग बोले तो यहाँ पे RNO2 है तो RNH2 बनेगा। कोरोस्पोंडिंग मतलब जितना है उतना ही कार्बन के साथ वो भी बनेगा। जैसे आपने जितना नाइट्रो कंपाउंड में लिया है ना कार्बन, उतना ही का अमीन भी बनेगा। कहीं कहीं पे आपको पढ़ाया जाएगा कि इसमें लेस कार्बन रहेगा, इसमें मोर कार्बन रहेगा, लेकिन कोरोस्पोंडिंग बोलते हैं तो सेम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कहने का अर्थ हुआ कि अगर RNO2 लेंगे तो ये जब रिडक्शन करेगा, ये जब रिडक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, रिडक्शन के लिए आपको पता है कि एजेंट कौन काम करता है, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब आपका क्या है, काम करता है किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो उनमें से किसी एक को लीजिए और डाल दीजिए, RNH2 बन जाएगा। या फिर अगर आपने लिया है अराइल नाइट्रो कंपाउंड, अराइल है ना, नाइट्रोबेंजीन लिया है, तो ऐसे केस में आपको अनिलीन बनेगा और 2H2O निकलेगा। यानी कि दोनों बना सकते हैं आप, एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3NO2 है तो इसका रिडक्शन कराएंगे तो बन गया CH3CH2NH2। देखिए ये सेम रह गया, सिर्फ NH2 बन गया। उसी तरह से C6H5NO2 को कराएंगे तो वहां C6H5NH2 बन गया, यानी कि अराइल अमीन बन गया, ओके। उसी तरह से नेक्स्ट नंबर पे देखेंगे, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन आप SN ऑन्क HCl के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। यानी देखिए ये समझना है आपको कि रिडक्शन किसका होना है, नाइट्रो कंपाउंड का होना है। आप जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है उसको वहां डालिए और आप करा सकते हैं। तो इसमें एक तो ये निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब फिक्स है, बहुत फेमस है, इसको ले सकते हैं आप। फिर क्या ले सकते हैं, SN कॉन्क HCl, तो भी वही बनेगा। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन लिखा है मैंने, नाइट्रोबेंजीन जब रिडक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ किसी भी, मान लीजिए Fe और SN, इनमें से कोई भी एक मेटल और HCl के प्रेजेंस में, तो अनिलीन बना देगा। उसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मोस्ट पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखिए इसका जब CH3CH2NO2 का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन कराइएगा तो ये भी आपको क्या देगा, NH2 लग जाएगा। नाइट्रो के जगह पे क्या हुआ, O2 को रिप्लेस कर देगा, NH2 को डाल देगा, तो रिडक्शन हो गया। तो ये आपने देखा कि रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का हट जाना नाइट्रो ग्रुप का और हाइड्रोजन का जुड़ जाना। अब समझिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब आप सोचेंगे कि ये तीनों चारों कैसे याद रखा जाएगा, तो कुछ नहीं है, जब आपको ये हेलो अल्कीन्स और अरीन्स का वीडियो दिया गया है उसमें उस समय बताया है मैंने आपको कि रिड्यूसिंग एजेंट फिक्स है, उसको कुछ कुछ को याद कर लीजिए, जैसे निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम को याद कर लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड याद रहता है हम लोग को हमेशा, क्योंकि ये लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है, ये लोग काम करता है हाइड्रोजन को एडिशन कराने के लिए। तो इनमें से कुछ, और ये FeHCl या SnHCl ये सब फिक्स है, ये आपके दिमाग में रहेगा, कोई टेंशन नहीं है आपको। तो इस तरीके से किसी एक को भी, मान लीजिए ये वाला तो याद रह जाता है, निकेल और प्लैटिनम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये हमें याद रह जाता है। तो इनमें से किसी को भी लिखा और आप रिडक्शन करा सकते हैं किसका, नाइट्रो ग्रुप का, ओके। तो ये हमारा हो गया मेथड नंबर 2। अब हम लोग चलेंगे तो चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से बनाएंगे। तो फिर रिडक्शन आया तो रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन प्रोड्यूस प्राइमरी एमीन। देखिए रिडक्शन आएगा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ गया, साथ ही साथ कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, ओके। तो यहाँ पे लिया हमने RCN, CN क्या है, पहचान है किसका, नाइट्राइल का। कोई भी जनरल अल्काइल साइनाइड ले लिया हमने, ठीक है। और इसको जब ये आप करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, तो ये एजेंट है, रिडक्शन करवाने का एजेंट है। H2 डाला है आपने इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और NaHg या C2H5OH, ये सब जो भी है
वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये ध्यान रखिए, जहां भी रिडक्शन में लिखा जा रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। आप चाहे एक सेपरेट जगह पे से नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो RCH2NH2 बन जाएगा, ठीक है। जहां कहीं भी रिडक्शन का बात होगा यही एजेंट लोग आएगा, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे एक ले लिया हमने CH3CA, ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड लिया, मिथाइल साइनाइड लिया। अब इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में हमने एमीन बना लिया, प्राइमरी एमीन बन रहा है, प्राइमरी एमीन देखिए यहाँ पे। फिर क्या है ये आपका एलिफेटिक नाइट्राइल लिया है, तो एलिफेटिक सॉरी एरोमेटिक नाइट्राइल है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। अब देखिए यहाँ पे कन्वर्ट कैसे होगा, RC ये तो रह जाएगा, C जो अटैच है इसके साथ वो रह जाएगा, ये कन्वर्ट होता है NH2 के फॉर्म में। आप हर एक जगह देखें ध्यान से, CH3 जैसा था वैसा रह गया, इसके साथ H2 आया और इसके साथ H2 आया, है ना। इन दोनों के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड होगा, इसलिए ये क्या बनाएगा आपको, बेंजाइल एमीन बनाएगा, अनिलीन नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा, बेंजाइल। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, ये जो ग्रुप है ये क्या है हमारा, बेंजाइल ग्रुप है। ये क्या है हमारा, बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब आपके इसके बेंजीन रिंग के साथ CH2 लगा रहता है तो उसको बेंजाइल बोलते हैं, बेंजाइल, ठीक है, बेंजाइल अमीन। तो ये आपका किससे बना, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से। आगे हम लोग रिडक्शन ऑफ अमाइड से बना लेते हैं, ठीक। देखिए रिडक्शन ऑफ अमाइड से भी बनेगा, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ अमाइड सबसे पहले जानिए कि ये जो ग्रुप है ये क्या है, अमाइड ग्रुप है। क्या है, अमाइड है। रिडक्शन कराना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फिर से आया ना, तो उसी तरह से आपको दिखेगा कि रिडक्शन कराना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालिए, या आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराना है तो कैटालिस्ट डालिए, निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये सब, ठीक है। तो चलिए ये अमाइड है हमारा, इसका रिडक्शन करा देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, अमीन। तो देखिए यहाँ से कैसे हो गया, R, ये CO को रिडक्शन करा दिया, CH2 हो गया और NH2 बन गया हमारा 1 डिग्री अमीन बन गया आपका, 1 डिग्री अमीन आपको दे दी। उसी तरह से एग्जाम्पल लिया है मैंने C और CH2, इसके साथ मैं लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन दिया और उसका हाइड्रोलिसिस कराया तो ये आपको मिला। उसी तरह से आप एरोमेटिक यानी बेंजामाइड लेके चलेंगे, बेंजामाइड ये अमाइड ग्रुप है, बेंजीन के साथ है तो बेंजामाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के प्रेजेंस में ये आपको क्या दे देगा, देखिए इस ग्रुप को CH2 मिला है, CH2NH2, तो क्या हो गया, बेंजाइल अमीन। अब ये तो तय है ना कि रिडक्शन कराना है तो ऑक्सीजन का हटना, तो जहां ऑक्सीजन है वहीं से तो हटेगा ना, इसके साथ तो है नहीं, इसके साथ है तो यहाँ से हटेगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, N मिथाइल एसिटामाइड लिया, N यहाँ से N मिथाइल एसिटामाइड ले लिया, तो क्या हो गया, इसको भी अगर रिडक्शन करा देंगे तो ये 2 डिग्री अमीन दे देगा। कैसे, CH3 था, CO पे CH2 आ गया और NH-CH3, तो 2 डिग्री अमीन आ गया। यानी कि आप अगर N मिथाइल एसिटामाइड लेते हैं तो 2 डिग्री अमीन दे देगा। इसी तरह से अगर आपने N डाई मिथाइल एसिटामाइड ले लिया और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया तो ये CO कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2 में, यानी आपको मिल जाएगा क्या, 3 डिग्री अमीन। क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री अमीन। यानी ये जो मेथड था ये तीनों ही आपको देगा, अलग अलग रिएक्टेंट के साथ अलग अलग प्रोडक्ट ये आपको दे देगा। तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ अमाइड से। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप से आपने बना लिया, रिडक्शन ऑफ अमाइड से बना लिया, है ना। अब चलिए बनाते हैं कुछ नेम रिएक्शन की तरफ आएंगे अब हम लोग, जिसमें आएगा सबसे पहले क्या, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट है हमारा गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ये यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स। उसमें भी कैसा, सेकंड आपका एरोमेटिक अमीन यहाँ नहीं बनेगा, जब भी बनेगा एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बनेगा। क्या बनेगा, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बनेगा, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक स्पेशल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या है ये, क्या है हमारा थैलिमाइड है, जिसे एथेनॉलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन दीजिएगा तो यहाँ से H को हटा के यहाँ K आ जाएगा और H2O एलिमिनेट हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, ये K यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और पोटेशियम आया, तो अब क्या है, नाइट्रोजन और पोटेशियम में पोटेशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज हो गया। तो ये एक तरह से क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। क्या बना, ये पोटेशियम लग गया इसके साथ तो इसलिए हो गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। इसका रिएक्शन जब RX के साथ दीजिएगा तो ये जो है, ये जो X है वो K के साथ चला जाएगा और R यहाँ आ गया। उसके बाद इसे aqueous NaOH के साथ रिएक्शन देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको 1 डिग्री अमीन दे देगा। क्या दे देगा, 1 डिग्री अमीन दे देगा, ठीक है।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री अमीन आपको मिला। तो ये मेथड ही है 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन बनाने के लिए। एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं बनेगा उसको देखिए। यहाँ जो RX आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर अराइल X लिया जाएगा तभी तो बनेगा ना आपका अराइल अमीन। तो यहाँ पे अराइल X जो है यानी क्या हेलोअरीन्स नहीं लिया जा सकता है। रीजन वही है जो पहले मैंने आपको बताया था कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के तरफ लेस रिएक्टिव होता है। इसलिए इस मेथड से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस मेथड से आप एरोमेटिक अमीन्स नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो अराइल हलाइड होता है वो लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। यानी कि यहाँ पे वो जो आप देख रहे हैं कि K के साथ X चला गया और बन गया, तो वहाँ आपका अराइल हलाइड में क्या होता है, रेजोनेंस में भाग ले लेता है X, इसलिए वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक बात फिर से कहूंगी आपको, हेलो अल्कीन्स और अरीन्स का वीडियो जरूर से वॉच कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप उसे जरूर से देखिएगा और समझिए उसको, बहुत जरूरी है उसको समझना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। एक और तो देखिए, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है, हॉफमैन डेवलप्ड अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स बाय ट्रीटिंग एन अमाइड विथ ब्रोमीन। अमाइड को ट्रीट करना है किससे, ब्रोमीन से, इन aqueous और एथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी हॉफमैन साहब ने एक मेथड डेवलप किया 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए, जिसमें आपको क्या करना है, अमाइड को रिएक्ट कराना है ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बस रिएक्शन ये एज इट इज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक तरह से नेम रिएक्शन हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो अमाइड आपने लिया, अभी जस्ट पहले बताया है इस अमाइड के बारे में, इसलिए यहाँ इसका नाम नहीं लिखा है मैंने। ये अमाइड हुआ, Br2 4NaOH बनाया तो 1 डिग्री अमीन दे देगा आपको। ये 1 डिग्री अमीन का पहचान आपको समझ में आ रहा है, Na2CO3 निकल गया। ठीक है, और 2NaBr प्लस 2H2O। अब यहाँ पे फिर आप एरोमेटिक अमाइड भी ले लीजिए, बेंजामाइड भी ले लीजिए, Br2 4NaOH के साथ रिएक्शन दिया तो एनिलीन आपको मिल गया। ठीक है, साइड प्रोडक्ट आप देख लें वहां, इट गिव्स अ प्राइमरी एमीन विच हैज 1 कार्बन एटम लेस देन द ओरिजिनल अमाइड। मीन्स कहने का ये क्या है कि अब जो अमाइड लेकर आप जितने कार्बन का चलोगे उससे 1 कार्बन लेस एमीन आपको मिलेगा। इसीलिए इसके नाम में लिखा गया है डिग्रेडेशन। क्या लिखा गया है, डिग्रेडेशन, यानी डिग्रेड कर जाता है, 1 कार्बन से लेस हो जाता है। तो यहाँ आप सभी दोनों ही एग्जाम्पल में आप देखें, यहाँ RCONH2 था और आपको मिला क्या, सिर्फ RNH2। CO तो यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो 1 कार्बन का कमी हो गया, इसी कारण इसे डिग्रेडेशन कहते हैं। यहाँ पे भी आप देखो CO था, यहाँ से CO हट गया, NH2 यहाँ आ गया, यानी 1 कार्बन लेस अमीन आपको मिला। ठीक है, इसलिए इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग इसके फिजिकल स्टेट, कलर और ओडोर के बारे में बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट देखिए, प्योर अमाइंस आर ऑलमोस्ट कलरलेस बट डेवलप्स कलर ऑन कीपिंग इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, दूसरा है लोअर एलिफैटिक अमीन्स आर गैसेज एंड स्मेल वेरी मच लाइक अमोनिया। अमोनिया की तरह ही स्मेल करता है कौन, लोअर एलिफैटिक अमीन। नेक्स्ट है हायर अमीन्स आर लिक्विड विथ फिशी स्मेल। ये ध्यान रखिएगा, जो हायर अमीन होते हैं वो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं और फिशी स्मेल होता है उसका। ठीक है, अब आते हैं, अब सॉल्युबिलिटी पे बात करते हैं, तो ऑल लोअर एलिफैटिक अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग विद वाटर। तो कैसे H बॉन्डिंग करता है, ये देखिए, ये आपका मान लीजिए कि ये प्राइमरी अमीन है, RNH2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, H बॉन्डिंग बना रहा है वाटर के साथ, इधर से भी दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ N के साथ जुड़ा हाइड्रोजन किसका, वाटर का, H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ भी H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है वाटर के साथ। तो इस तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है किसमें, अमाइन के अंदर। इसलिए क्या होता है, ऑल अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और नोट करके लिखिएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटता जाएगा। और एरोमेटिक अमीन्स के बारे में है कि एरोमेटिक अमीन्स इनसॉल्युबल इन वाटर होता है ड्यू टू लार्जर ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो लार्जर ग्रुप हाइड्रोकार्बन होता है उसका नेचर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, जिसके कारण आपका जो एरोमेटिक अमीन है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगा। ठीक है,
तो सॉल्युबिलिटी डन। अब चलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे, देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं तो उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ सेम मॉलिक्यूलर मास का। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसी मास के हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मतलब अल्कीन हो, अल्काइन हो, अल्केन हो, तीनों में से कुछ भी हो वो हाइड्रोकार्बन हो गया। तो हाइड्रोकार्बन अगर सेम मॉलिक्यूलर मास का है जितने का अमीन है आपके पास, तो क्या होगा, अमीन का ये बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन होगा हाइड्रोकार्बन। रीजन क्या है कि अमाइंस जो है वो आपस में ही इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग का मतलब ही होता है जब खुद से खुद मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएट होता है तो वो क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो जाता है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के कारण एसोसिएशन हो गया, जिसके कारण मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन से अमीन्स का क्यों ज्यादा होता है ये आपने समझा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनता है। एक्सेप्ट 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन ये काम नहीं करेगा। रीजन क्या है, 3 डिग्री एमीन के पास एच एटम ही नहीं है, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनाएगा कैसे। वाटर के साथ बना सकता था, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग का मतलब है खुद अपना ही मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ता है। इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला अभी आपने लिखा था R3N होता है, इसमें H है ही नहीं, इसलिए इसको हटा दिया जाता है। बाकी हम लोग पढ़ते हैं क्या, 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन जो होता है बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अब आ जाइए अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होगा। रीजन क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पे जो एच बॉन्डिंग बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनेगा, वो कैसा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन है किसके, ऑक्सीजन के। तो मजबूत एच बॉन्डिंग कौन बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा अमाइन से, है ना। तो इसीलिए अमाइंस का क्या होता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की अपेक्षा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका बॉन्ड एक ज्यादा मजबूत बॉन्ड नहीं है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में। तो क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आपके अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा देन अमाइंस के, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट डन। अब चलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हम पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, ठीक है। तो देखिए अमाइंस क्या है, वो बेसिक इन नेचर है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है अमाइंस का, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। अब मैंने हमेशा आपको दिखाया है कि इस तरह से यहाँ पे लोन पेयर रहता है नाइट्रोजन के पास। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है एक ऑर्बिटल में, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है नाइट्रोजन, जिसके कारण वो बिहेव लाइक लेविस बेस करता है। लेविस बेस क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, लेविस बेस का अर्थ होता है जब आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, वो कैपेसिटी आप में है, तो आप क्या क्या कहलाता है, वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, ठीक है, लेविस बेस। जो भी कंपाउंड ऐसा कर सकता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो वो लेविस बेस, और जो ले सकता है वो लेविस एसिड, जैसे कि AlCl3 लेविस एसिड है, और यहाँ पे अमोनिया हमारा क्या हो गया, लेविस बेस हो गया। तो इसलिए यहाँ बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, इसलिए हम पहला पढ़ रहे हैं क्या, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। तो बेसिक इन नेचर है, तो बेसिक है तो वो क्या है, आपके एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है एसिड रिएक्ट्स विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्या करेंगे, हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये मेरा बेस है, ये मेरा एसिड है, रिएक्शन किया, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट बना दिया। उसके बाद एनिलीन भी ले लिया आपने, क्योंकि आप एलिफेटिक पढ़ेंगे तो आपको एरोमेटिक भी पढ़ना है। तो एरोमेटिक अमीन भी रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्योंकि ये क्या है, एनिलीन है, क्या है, एनिलीन। तो एनिलीन से क्या बना, एनिलीनियम सॉल्ट, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए इसमें क्या देखना है, कुछ चीज है जो आपको समझना है। बेस है तो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, तो पहले हम लोग बेस को ब्रेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अब अमाइंस को हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है, अमाइंस को रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो ये ब्रेक करेगा किस तरीके से, आप देखिए, ये जब आपका वाटर है जो ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेगा ना, H प्लस इसके पास चलाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या कर सकता है, H प्लस को अपने पास बुला सकता है, इसलिए RNH3 हो गया। और ये इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए प्लस चार्ज हो गया इसके ऊपर, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को, तो ये प्लस चार्ज हो गया। और OH माइनस आप देख ही रहे हैं कि निकल गया। तो K इक्वल्स टू ये होता है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब पढ़ते हैं आप, उस टाइम पे ये पढ़ाया जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, फिर केमिकल काइनेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन, ये बिग ब्रैकेट क्या शो कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन को, मात्रा को, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट का लिखा, यहाँ आपने लिख दिया इसका। अब यहाँ आप गौर कीजिए, ये सारा तो बेसिक कैरेक्टर का शो कर रहा है, जैसे RNH3, OH माइनस, RNH2, यहाँ पे वाटर जो है उसको हटा के यहाँ कर दीजिए। जैसे ही इसको आप हटाएंगे तो ये कन्वर्टेड इनटू Kb हो जाएगा, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस हो जाएगा। तो Kb इक्वल्स टू ये हो गया आपका। तो एक रिलेशन आप ध्यान में बना लीजिए, Pkb इक्वल्स टू माइनस लॉग Kb, Pkb इक्वल्स टू माइनस लॉग Kb, यानी बेसिक स्ट्रेंथ जब बताना होता है किसी भी बेस का तो हम लोग Kb का यूज करते हैं, अदरवाइज Pkb का यूज करते हैं। तो Kb और Pkb, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो Kb का वैल्यू ज्यादा होगा तो Pkb का वैल्यू कम होगा, होगा ना, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा वो इतना कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है, निगेटिव है, साइन क्या है, निगेटिव है, ठीक है। इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया है हायर द वैल्यू ऑफ Kb या फिर लोअर द वैल्यू ऑफ Pkb स्ट्रॉन्गर इज द बेस। यानी अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि जितना कम वैल्यू होगा Pkb का दिया हुआ आपको, उतना ही आपका बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन अपोजिट सेक्शन में बोलेंगे कि Kb का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा बेस स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। तो बस इसको याद नहीं करना है, Kb ज्यादा, एक याद कर लीजिए आप, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, Pkb इक्वल्स टू माइनस लॉग Kb होता है, ये एसिड बेस सॉल्ट के अंदर बताया जाता है आपको। यहाँ पे इस रिलेशन को जान लीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि Kb का वैल्यू ज्यादा होगा तब स्ट्रेंथ होगा बेसिक कैरेक्टर का ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ होगा ज्यादा, और इसका वैल्यू लोअर होगा तब बेसिक स्ट्रेंथ होगा ज्यादा, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब चूंकि बेसिक स्ट्रेंथ हम पढ़ ही रहे हैं तो हमें पढ़ लेना है कि चूंकि अमोनिया का डेरिवेटिव है अमाइन, अमोनिया का डेरिवेटिव है अमाइन, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव यानी अमोनिया और अमाइन में ये कंपेयर करके देख लें कि भैया कौन इसमें ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो देखिए कैसे, देखिए अब बेसिक कैरेक्टर का कंपेयर कर लेते हैं अमोनिया का अमीन्स के साथ, ठीक है, और उसी के साथ हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये अमोनिया है आपका, अमोनिया NH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ है, इसलिए ये बेसिक कैरेक्टर का है। और यहाँ पे ये क्या है, आपका मिथाइल अमाइन है ना, मिथेनामीन बोलिए, जो बोलना है, आपको नाम सिखा दिया गया है। यहाँ पे ये 2 डिग्री है, यहाँ H है ऊपर, और ये 3 डिग्री है। तो देखिए ये तो आपने समझ लिया कि यहाँ पे देखिए ये जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देता है। अब आप समझिए यहाँ पे कि आपका बेसिक कैरेक्टर किस चीज से डिफाइन हो रहा है, आपके अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है कि जितना इजीली वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना बेसिक कैरेक्टर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना बेसिक कैरेक्टर है। तो जितना आसानी से देगा उतना अच्छा बेस हो जाएगा, जितना तेजी से देगा, है ना। जिस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका काम है पढ़ना, तो जो बच्चा जितना अच्छा पढ़ेगा उतना अच्छा स्टूडेंट हो जाएगा। तो बेसिक कैरेक्टर क्या है इसका, बेसिक है कि बेस का नेचर है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इजीली देगा उतना अच्छा उसका कैरेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 एक तरफ से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जबकि सेकेंडरी में क्या हो रहा है, दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट, और टर्सरी में 3 साइड से प्लस आई इफेक्ट है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो इसके कारण देखिए, एक तो आपने समझ लिया कि अमोनिया से अमाइंस का बेसिसिटी ज्यादा होगा। पहला आपने क्या समझा कि अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, पहला हो गया। रीजन आप बता सकते हैं इसको देखकर इस तरीके से कि आपके अमोनिया में क्या है, कहीं भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, जिसके कारण वो लेस बेसिक होगा देन
अमाइंस। अब बात आती है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कौन ज्यादा होगा, तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ एक ही मिथाइल ग्रुप दे रहा है, जबकि यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप दे रहा है, यहाँ पे तीनों तरफ से मिथाइल ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मतलब कहिए ऐसे कि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो, ठीक है, टूवर्ड्स इस नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन देता है। तो चूंकि क्या होगा, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पुश होगा इसके पास, तो इसके कारण क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट के कारण यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम बढ़ जाएगा, बहुत बहुत इजीली ये क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो अच्छा बेसिक कैरेक्टर हो गया। तो अगर आप कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या हो गया, तो 3 डिग्री का ज्यादा हो गया, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का उससे कम, और सबसे कम किसका, अमोनिया का। तो ध्यान रखिए अमोनिया का सबसे कम होता है। अब आइए एरोमेटिक एमीन पे देख लेते हैं। ये मेरा एरोमेटिक एमीन है, पहला एरोमेटिक एमीन यही होगा, एनिलीन। तो एनिलीन जो होता है वो वीकर बेस देन अमोनिया होता है, वीकर बेस देन अमोनिया। क्यों होगा, अब देखिए आपका जो एनिलीन है इसमें क्या होता है, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो कंजुगेट होता है विथ बेंजीन रिंग, जिसके कारण क्या होता है कि ये पार्टिसिपेट कर लेता है किसमें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण यहाँ प्लस चार्ज चढ़ जाएगा। तो ये अब लेबल ही नहीं होगा तो देगा कैसे, और जब देगा ही नहीं तो बेसिक कैरेक्टर होगा कैसे। तो यहाँ पे ये समझ रहे हैं हम लोग कि एरोमेटिक अमीन्स जो हुआ लेस बेसिक होगा, लेकिन लेस बेसिक होगा देन किसके, अमोनिया के। अमोनिया का तो है कि उसको कोई लफड़ा नहीं है, अमोनिया है फटाक से दे देगा, लेकिन इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ पे किसमें आ गया, अराइल ग्रुप उसको खींच रहा है अपनी तरफ, बोल रहा है मेरे तरफ आओ, जिसके कारण ये रहेगा नहीं, इसलिए बेसिसिटी शो करने में इसको परेशानी होगी। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने एक ही साथ में सब चीज पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, अमोनिया के साथ कंपेयर करके देख लिया, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस को कंपेयर कर लिया, और साथ ही साथ एरोमेटिक को एलिफेटिक के साथ भी कंपेयर कर लिया। यानी कि आपका एरोमेटिक जो अमीन्स होगा वो लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स होगा। तो ऑल डन इन, जब हमने वो कंपेयर कर लिया तो अब इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं ऑन द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। एरोमेटिक एमीन्स आपने देखा कि लेस बेसिक होता है, लेकिन उसमें जब अगर कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट हो जाए तो क्या असर आएगा उसके बेसिक कैरेक्टर पे, इसको भी पढ़ना है। लेस बेसिक होता है, बेसिक होता है। कंपेयर जब आपने किया तो कंपैरिजन में आपने कहा कि अमोनिया से कम होता है, ऐसा नहीं होता है कि होता ही नहीं है, होता है लेकिन लेस होता है देन अमोनिया, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक CH3, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3, OCH3, NH2 एक्सेट्रा, ये सब कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है टूवर्ड्स रिंग देता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है आपके रिंग में, तो वो क्या करेगा, क्योंकि रिंग को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और वो ज्यादा बेसिक कैरेक्टर का हो जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है ना कि ETC इंक्रीजेस द बेसिसिटी, इलेक्ट्रॉन रिंग के तरफ देगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लाउडनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ये कहिए डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन बढ़ जाएगा, तो इजिली अवेलेबल हो जाएगा डोनेट करने के लिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। उसी तरह उल्टा बात कर लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालेगा रिंग से, यानी क्लाउडनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम पे घट जाएगा, जिसके कारण आपका बेसिक कैरेक्टर भी घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होगा इजिली जाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब एक बात है नोट करके ध्यान रखिएगा इसका कि बेस स्ट्रेंथनिंग, अब देखिए यहाँ पे जो आपको बताया गया कि दो ग्रुप क्या करता है, एक ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, दूसरा ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। तो उस चीज को आपको क्या करना है कि समझना है इस तरीके से, क्या कि अब इस चीज को ध्यान दीजिए कि बेस स्ट्रेंथ, बेस मतलब बेस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट, यानी बेस को स्ट्रेंथ देता है कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और बेस वीकनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये बेस को स्ट्रेंथ और बेस को वीक करने वाला जो इफेक्ट होता है वो मोर होता है कहाँ पे, पारा पोजिशन देन मेटा पोजिशन,
यानी कि दोनों ही इफेक्टिव कहाँ ज्यादा होगा, पारा पोजीशन पे होगा। एकदम नोट करके इसको रखिएगा और दिमाग में भी रखिए, पारा पोजीशन पे इफेक्टिव होता है ज्यादा देन मेटा पोजीशन। अभी ऑर्थो पोजीशन की बात नहीं करी जा रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण क्या होगा कि ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ज्यादा, ये यहाँ पे क्या हो गया, मोर बेसिक हो गया क्योंकि पारा पोजीशन पे है देन मेटा। अब इस केस को देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पारा पोजीशन पे क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव है, यानी ये बेसिक लेस होगा देन इसके, है ना। क्योंकि पारा पोजीशन पे इफेक्टिव है कौन ज्यादा, बेस वीकनिंग इफेक्ट, है ना। बेस को वीक करता है वो इफेक्ट भी पारा पोजीशन पे ही है, तो ये लेस बेसिक हो जाएगा देन इसके मेटा वाले से, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऑर्थो का कहानी सुन लीजिए, ऑर्थो पोजीशन का क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे चाहे जो भी ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, दोनों ही उसके बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज ही करता है, बढ़ाता नहीं है, दोनों ही घटाता है। इस इफेक्ट का अलग से नाम है ऑर्थो इफेक्ट, ओ इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, ओ इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यानी आप समझ रहे हैं क्या यहाँ पे कि ऑर्थो पोजीशन पे चाहे कोई भी ग्रुप हो, वो सबसे लेस बेसिक होगा, सबसे लेस बेसिक होगा, ठीक है। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए, यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ को दिखाया गया, देखिए यहाँ पे क्या मेरा, ये कौन सा ग्रुप है मेरा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये यहाँ है, तो ये क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, तो पारा पोजीशन पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो पारा पोजीशन वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर उससे थोड़ा कम मेटा वाला हो जाएगा, फिर एनिलीन आएगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे तो घटाएगा ही घटाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, दोनों ही आपका क्या करता है, उसके बेसिक स्ट्रेंथ को, एनिलीन के बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। आप क्या पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक एमीन का बेसिसिटी, तो ये तो आपको दिमाग में है फिट कि हमारा क्या पढ़ना है, एनिलीन पे सब्स्टिट्यूएंट कर रहे हैं हम। तो ऑर्थो पोजीशन पर चाहे जो हो वो सबसे वीक रहेगा, और फिर आपको जो पारा और मेटा बताया वो होता है। तो ऑर्थो इफेक्ट यहाँ इसी चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलता है, इसे ध्यान रखिएगा। ओ इफेक्ट होता है कि ऑर्थो पोजीशन पे चाहे कोई भी ग्रुप हो, वो आपका बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। तो यहाँ भी देख लीजिए एग्जांपल। अब देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो घटा देता है, तो वो भी पारा पोजीशन पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो सबसे ज्यादा एनिलीन हो जाएगा, उससे थोड़ा कम NO2 का हो जाएगा, क्योंकि घट रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे ज्यादा घट जाएगा, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, NO2 पारा पोजीशन पे। ये आपने ये समझा है ना, तो इसको आप अपने से कुछ क्वेश्चंस बनाइए, ताकि आपके समझ में आए कि पारा मेटा पोजीशन का खेल क्या है, कैसे काम कर रहा है, सारा कुछ आपको बता दिया है। ये हो गया, ये फिक्स कर लीजिए कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई रहेगा वो लेस होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं अब अल्काइलेशन और असाइलेशन। नेक्स्ट है हमारा अल्काइलेशन, यानी रिएक्शन विथ अल्काइल हलाइड, ठीक है। तो अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन करेगा आपका एलिफेटिक भी, एरोमेटिक भी, दोनों को लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या है इसमें कि जब देखिए अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। अल्काइल ग्रुप को किसी मॉलिक्यूल में जब आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, जोड़ते हैं, तो उसे कहते हैं अल्काइलेशन, ठीक है। अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो आप देखिए यहाँ पे प्राइमरी एमीन लेके चले, अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन दिया, तो क्या हो गया, यहाँ से एक H रिप्लेस हो गया, और ये फिर यहाँ पे जगह ले लिया, तो ये क्या बना दिया, 2 डिग्री अमीन बना दिया आपका। फिर उसी तरह से आगे प्रोसेस हुआ, जब तक सारा रिप्लेस नहीं हो जाएगा तब तक होता रहेगा, तो ये 3 डिग्री अमीन आपका बन गया। और फिर इसमें फर्दर रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से सब कुछ जुड़ के क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना देगा। क्या बना देगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। उसी तरह से आपका एनिलीन भी काम करेगा, एनिलीन रिएक्ट करेगा CH3I के साथ और बना देगा आपको 2 डिग्री, है ना, N मिथाइल एनिलीन। फिर आपका ये बना दिया NN डाई मिथाइल एनिलीन, आगे बढ़ेगा और ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड बना देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्काइलेशन। आपने देखा हर जगह पे अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, जा रहा है, जुड़ रहा है, तो इसको अल्काइलेशन कहते हैं। इसी तरह से असाइलेशन होता है, जिसमें एसिड क्लोराइड या एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन दिया जाता है, और वहां पे क्या होता है, असाइल ग्रुप जुड़ता है। कैसा ग्रुप जुड़ता है, असाइल ग्रुप, यानी CH3
सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं असाइलेशन। वो नेक्स्ट है हमारा, उसको भी हम लोग देखिए। असाइलेशन यानी रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड और एसिड अनहाइड्राइड और इंट्रोडक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप टू एनी मॉलिक्यूल। तो देखिए एसिड क्लोराइड लिया आपने, एसिड क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया नहीं अमाइन, 1 डिग्री अमाइन के साथ बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन दीजिएगा तो एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा। ठीक है, तो बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर बेस देन इससे होना चाहिए अमाइन से, ताकि वो क्या करेगा आपके रिएक्शन के दौरान जो HCl बनेगा उसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए यहाँ सेकेंडरी एमीन लिया, रिएक्शन कराया तो बना एन एन डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड अमाइड। तो यहाँ पे देखिए H है इसलिए ये रिएक्शन हो रहा है, H है इसलिए ये रिएक्शन हो रहा है क्योंकि HCl निकल रहा है। तो लेकिन 3 डिग्री अमीन ये रिएक्शन नहीं शो करेगा, कारण क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए 3 डिग्री अमीन डज नॉट शो दिस रिएक्शन। अब देखिए अगर इसी 1 डिग्री अमीन को आप बेंजोइल क्लोराइड ले लेते हैं, यानी कि जो यहाँ आपने एलिफेटिक लिया यहाँ एरोमेटिक ले लेते हैं, तो बनेगा सेम चीज, एन मिथाइल बेंजामाइड बन जाएगा। लेकिन इस बेंजोइल क्लोराइड के प्रेजेंस होने के कारण इसको स्पेशल नाम दिया जाता है, इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया है मैंने, ड्यू टू दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए क्योंकि हो सकता है कहीं पे ये वर्ड दे दे आपको छोटा मोटा लिखने के लिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ये एसिड अनहाइड्राइड है, इसका रिएक्शन आपने 1 डिग्री एमीन के साथ कराया तो प्रोडक्ट आपको दिया और एसिटिक एसिड बनाया। ठीक है, ये एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बना ना, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बना, एन इथाइल एसिटामाइड। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों का क्या हो गया, एसाइलेशन भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब चलिए आगे। तो देखिए अब देखेंगे रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म, या इसे बोलते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें बोथ एलिफेटिक, ध्यान रखिएगा कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही प्राइमरी अमीन इसमें काम करता है। तो बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स व्हेन वार्म्ड विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH प्रोड्यूस आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमीन्स विच हैविंग अनप्लीजेंट ओडोर। तो ये रिएक्शन है इसका, आपका प्राइमरी एलिफेटिक प्राइमरी अमीन हो या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हो, दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करता है। और क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करता है, आपको आइसोसाइनाइड या फिर उसे कार्बाइल एमीन कहते हैं वो देता है। तो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इस तरह से बन गया। यहाँ पे प्राइमरी एमीन है ये एनिलीन, प्राइमरी एमीन मतलब एनिलीन, एनिलीन रिएक्ट कर रहा है क्लोरोफॉर्म से और बना रहा है फिनाइल आइसोसाइनाइड या बना रहा है फिनाइल कार्बाइल एमीन, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों हो जाता है, क्योंकि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन डोंट शो दिस रिएक्शन। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन इस रिएक्शन को शो ही नहीं करता है, सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही इसको शो करता है। दिस रिएक्शन यूज फॉर द टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइंस, यानी कि पहले तो ये समझ लिया हमने कि ये 1 डिग्री अमीन ही इस रिएक्शन को शो करता है, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री शो ही नहीं करता है, इसलिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन, इधर एलिफेटिक और एरोमेटिक वो बात की बात है। पहले क्या फिक्स हो गया, इस रिएक्शन को अगर किसी अमाइन ने शो कर दिया तो आप समझ लेना है आपको कि 1 डिग्री एमीन है। अब टेस्ट करेंगे कि एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, उसको आगे बाद में बात करेंगे। पहले क्या टेस्ट कर लिया कि ये हमारा प्राइमरी एमीन है, ये कौन बता देगा, कार्बाइल एमीन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, यानी कहने का मतलब कार्बाइल एमीन टेस्ट में अगर आपका कार्बाइल एमीन बनता है आफ्टर द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, तो आप समझना कि वो आपका प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी और टर्शियरी इसको दिखाता ही नहीं है। क्लियर, तो चलिए नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड HNO2 को बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया नाइट्रस एसिड, HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, HNO2 को नाइट्रस एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट अमीन्स रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर, नाइट्रस एसिड के साथ हर एक अलग अलग अमीन अलग अलग तरह से रिएक्शन दिखाता है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन अलग अलग तरीके से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्राइमरी एमीन पे पढ़ लेते हैं। तो प्राइमरी एमीन में एलिफेटिक प्राइमरी एमीन रिएक्ट करता है कोल्ड नाइट्रस एसिड के साथ और बनाता क्या है, अल्कोहल बनाता है, और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन ऑफ N2 गैस करता है, यानी मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हैं उतने अमाउंट में N2 गैस का इवेल्युएशन करता है, यानी निकलता है। और ये जो रिएक्शन है, ये जो इवेल्युएशन ऑफ N2 गैस है, ये सिर्फ शो किया जाता है इसी के साथ द्वारा, यानी एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के द्वारा ही। इसलिए इस रिएक्शन का जो यूज होता है, इस टेस्ट का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, डिटेक्शन के लिए,
प्राइमरी एलिफेटिक एमीन के लिए। इससे पहले जो मैंने आपको बताया कार्बाइल एमीन टेस्ट, उसमें क्या था कि आपको ये फाइंडिंग हो गया कि प्राइमरी एमीन है, उस रिएक्शन से आपने ये पता लगा लिया कि प्राइमरी एमीन है, ये नहीं पता लगा पाया था कि एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। लेकिन इस टेस्ट को कर लेने के बाद आप क्या बता सकते हैं कि दिया गया अमीन अगर पॉजिटिव टेस्ट आता है, जो रिएक्शन यहाँ दिखाया गया है कि अल्कोहल बन जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि दिया गया अमीन मेरा क्या है, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है। तो ध्यान से इस बात को सुनिए, बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन में आता है कि आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, किस टेस्ट के थ्रू करेंगे। तो पहला एक तो अगर सिर्फ प्राइमरी एमीन का टेस्ट करना है तो हम लोग कार्बाइल एमीन टेस्ट पे काम कर लेते हैं। अगर हमें ये बताना है कि दिया गया प्राइमरी एमीन एलिफेटिक है या एरोमेटिक है तो ये वाला टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सारी बातें लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, फिर एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन C6H5NH2 जब रिएक्ट करेगा, आप देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेगा, लेकिन नाइट्रस एसिड पहले आपको बनाना पड़ता है। किससे बनेगा? NaNO2 रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो HNO2 बनाएगा, जो नाइट्रस एसिड हो गया। अब ये HNO2 रिएक्ट करेगा आके और आपको प्रोडक्ट देगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये अनिलीन है, एनिलीन पे यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है NaNO2 प्लस HCl, यानी आप समझ गए कि इससे रिएक्शन होगा तो HNO2 बन जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से लिखा है ताकि आप कोई भी यूज करें, कोई लफड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन पे करेंगे रिएक्शन, तो ये आपको डाइजो कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, जो आपको पढ़ना है डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ना है ना, वो यही है, डाइजोनियम सॉल्ट है ये, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो मतलब ये पढ़ना भी है स्पेशली आपको, क्लोराइड। तो देखिए, तो ये बनाया और NaClH2O दे दिया, तो ये हो गया आपका एरोमेटिक के साथ नाइट्रस एसिड का रिएक्शन। अब चूंकि मैंने लिखा है कि डिफरेंट अमीन रिएक्ट करता है डिफरेंट मैनर में, तो प्राइमरी का तो आपने देख लिया, प्राइमरी में एलिफेटिक भी देख लिया, एरोमेटिक भी देख लिया। अब हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी का देख लेते हैं कि क्या बनाता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी और टर्शियरी को एक साथ देख लेंगे। तो सेकेंडरी अमीन जब रिएक्ट करता है आपके नाइट्रस एसिड के साथ, तो क्या बनाता है? नाइट्रोसो कंपाउंड बनाता है। ये जो N डबल बॉन्ड O देख रहे हैं, ये क्या है? नाइट्रोसो कंपाउंड है। ठीक है, पहचान है उसका। तो नाइट्रोसो कंपाउंड बनाता है, तो क्या बनाया यहाँ पे? N नाइट्रोसो डाइथाइल अमीन, येलो कलर का होता है, ये येलो ऑयल है। उसी तरह से एरोमेटिक में भी सेकेंडरी लिया है, ये भी देखिए 2 डिग्री है, ये भी NH है तो 2 डिग्री है, 2 डिग्री अमीन, तो ये भी नाइट्रोसो बनाता है। ये देखिए, आप सिर्फ इतना जानना कि ये ऐसा जो ग्रुप है ये नाइट्रोसो ग्रुप है। तो N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन, N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन हो गया, ये भी येलो ऑयल होता है। उसी तरह से टर्शियरी एमीन देख लीजिए, टर्शियरी एमीन में भी एलिफेटिक लिया, HNO2 के साथ रिएक्शन दिया, तो इसने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ये बताया गया है आपको कि डिफरेंट अमीन डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है HNO2 के साथ। तो ट्राईथाइल अमोनियम नाइट्राइट बनाएगा आपका, जबकि आपका एरोमेटिक टर्शियरी अमीन जो होगा वो एक पारा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना देगा। ठीक है, तो पी नाइट्रोसो यानी पारा नाइट्रोसो N डाई मिथाइल एनिलीन बनाएगा, जो ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। तो ये हो गया हम लोगों का रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो देखिए अब पढ़ेंगे रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसे हाइंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो अराइल के जगह बेंजीन लिख दिया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको C6H5SO2Cl बोलेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज हाइंसबर्ग रिएजेंट। इसके साथ सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन रिएक्ट करता है, बताऊंगी क्यों। देखिए, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन रिएक्ट करता है और बनाता है सल्फोनामाइड्स। तो यहाँ देखिए ये हाइंसबर्ग रिएजेंट हो गया, C6 ये हो गया C6H5SO2Cl। ठीक है, ये आपके प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है N इथाइल, N पे इथाइल है, इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। देखिए, और ये एसिडिक नेचर का है। क्यों है एसिडिक नेचर का? देखिए इसके साथ H है, ये इस H के कारण क्या है? ये एसिडिक नेचर का है, हाईली एसिडिक है, इसलिए सॉल्युबल इन अल्कली होगा। ठीक है, ये सब भी लिखिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू जाए। यहाँ तक कि ये देखिए हाइंसबर्ग रिएजेंट की जो बात की गई है, ये एमसीक्यूज में आता है क्वेश्चन कि पहचान कीजिए इसमें से हाइंसबर्ग रिएजेंट कौन है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे क्या होगी कि ये जो बनेगा वो एसिडिक होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और चूंकि एसिडिक है इसलिए ये सॉल्युबल इन अल्कली हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंडरी अमीन में। तो सेकेंडरी अमीन में भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि HCl निकल सकता है, तो HCl ने रिएक्शन हट गया और बाकी सब कंबाइंड होके, तो यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। जैसे यहाँ एन इथाइल लिखा था ना, तो यहाँ NN डाई इथाइल लिख लीजिएगा। इतना नॉमेनक्लेचर स्टार्टिंग में बताया, उसका फायदा उठाइए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए और उसके बाद क्या है, चूंकि आप देखिए, अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये एसिडिक नहीं होगा। ये क्या है, एसिडिक नहीं होगा। रीजन कि इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं एसिडिक नेचर दिखाने के लिए, ठीक है। तो एसिडिक नहीं होगा, इसलिए ये इनसॉल्युबल होगा, किसमें, अल्कली में। इनसॉल्युबल इन अल्कली होगा, ठीक है। तो बारीकी से हर चीज को समझिए, क्योंकि यही बेस होता है। आप लोग अक्सर ये सर्च करते हैं ना कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाए, कैसे उसको मजबूत किया जाए, तो ये सिंपल सा बात है कि एसिडिक नेचर का नहीं है, इसलिए ये इनसॉल्युबल इन अल्कली होगा। क्योंकि अल्कली किसे कहते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस को अल्कली कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि 3 डिग्री अमीन क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री अमीन के पास तो H है ही नहीं, तो HCl निकलेगा कहां से, इसीलिए 3 डिग्री अमीन जो होगा, 3 डिग्री अमीन जो होगा वो आपके हाइंजबर्ग रिएजेंट के साथ नो रिएक्शन दिखाएगा, यानी किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे डन हो गया हमारा रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनाइल, यानी हाइंजबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन आपने। तो देखिए, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन दिखाएगा, जो एरोमेटिक होगा वो दिखाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जान लीजिए, NH2 ग्रुप जो है बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी आपके रिंग को एक्टिवेट करता है, इसलिए ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग होता है, ओके। जो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जो भी अपने रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो आपको ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। तो देखिए, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं देगा। ये चूंकि ऑर्थो पारा डायरेक्टेड है, तो ये क्या करता है, एक ही बार में आपको, जैसे ब्रोमीन से आपने रिएक्शन दिया तो 246 ट्राई ब्रोमोनिलीन दे देगा। इसको थोड़ा सा, यहाँ पे O है, इसको O को देखिएगा, ठीक है। तो क्या है ये, तो ये ऐसा प्रोडक्ट दे देगा। तो हमें अगर चाहिए कि हमको ऑर्थो भी चाहिए और पारा प्रोडक्ट भी चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके रिएक्टिविटी को घटाना होगा, किसके, NH2 ग्रुप के। NH2 ग्रुप इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो क्या करता है, फटाक से रिएक्शन करता है, ऑर्थो पारा तीनों पोजीशन पर डाल के आपको प्रोडक्ट दे देता है। एक मतलब समझ लीजिए कि टैरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे उसकी रिएक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं, किससे, एसिड अनहाइड्राइड से, इन प्रेजेंस ऑफ पैरिडीन। पैरिडीन जो है आपके इससे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर का होगा, इसलिए इसको लिया जाता है। तो ये एसिड अनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन दीजिएगा तो प्रोडक्ट इस टाइप से बनाएगा ये, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, ये जो बना ना, ये क्या करेगा कि आपके इस रिंग में इसके पास इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं, कि रिएक्टिविटी को घटा देगा। कैसे, वो पहले समझ लीजिए, तब प्रोडक्ट देखेंगे हम लोग। यहाँ मान लीजिए ये बना ना आपका, ये बना, तो इसमें होता क्या है, आपको पता है, C डबल बॉन्ड O के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पे निगेटिव हो जाएगा और इस पे हो जाएगा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा और इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि इसने नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो नाइट्रोजन पे हो गया प्लस चार्ज, क्लियर। उसके बाद ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया था तो निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये प्लस था और इसने इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्डिंग कर लिया, डबल बॉन्ड हो गया। तो आप अब देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के लिए, जिसके कारण क्या है, अब आपका ये आपको मोनो प्रोडक्ट दे देगा। तो सब याद रखिएगा दिमाग में कि अमाइन का जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए पहले उसका रिएक्शन एसिड अनहाइड्राइड से कराकर उसकी रिएक्टिविटी को घटा दिया जाता है। उसके बाद जब आप रिएक्शन कराते हैं तो एक बारी पारा पोजीशन पे जुड़ेगा, एक बारी ऑर्थो पे जुड़ेगा। आप इसका एसिड या बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये पारा और ऑर्थो प्रोडक्ट आपको दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से ये नाइट्रेशन में भी काम करेगा, ठीक है। नाइट्रेशन का मतलब आप जानते हैं, NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन कराया जाता है कॉन्क H2SO4 NHNO3 के प्रेजेंस में। तो वहां पे भी पहले आपको क्या करना होगा, पहले ये करना होगा, जहां भी आप पढ़ेंगे ना पहले ये करना होगा। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि
आपको ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ये देगा, नहीं तो टैरी प्रोडक्ट मिलेगा आपको, मिक्सचर मिलेगा, ऑर्थो पारा मेटा सब बना के दे देगा, क्योंकि बहुत रिएक्टिव नेचर का होता है। तो नाइट्रेशन वाला भी आप कर लेंगे। देखिए नाइट्रेशन भी आप देख लीजिए, नाइट्रेशन कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट किया, इसमें नाइट्रेटिंग एजेंट डाला, तो एक बारी पारा पे आया, एक बारी ऑर्थो पे आया, दोनों का आप मिला के, मान लीजिए ऐसे लिख दिया मैंने इजी होने के लिए कि एसिड या बेस हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको ऑर्थो और पारा पोजीशन पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, कोई मुश्किल नहीं है, जैसे ब्रोमीन से किया था ना, जस्ट लाइक वैसे क्या, सिर्फ ये एजेंट बदलेगा क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कराता है यही। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्या, सल्फोनेशन। क्या है हमारा, सल्फोनेशन। तो देखिए सल्फोनेशन में क्या है, सल्फोनिक, जैसे यहाँ पे NH2 है, एनिलीन H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, कौन का H2SO4, तो NH3H2, यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका एक H इसके पास चला जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये कैसे ब्रेक करता है आपको पता है, H प्लस और HSO4 माइनस में। ठीक है, तो ये जो H प्लस है वो इसके लोन पेयर के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो NH3 और ये HSO4 जुट गया तो NH3HSO4 बना लेगा। ठीक है, इसको हीट कीजिएगा तो सल्फानिलिक एसिड बनाएगा, हीट कीजिएगा तो सल्फानिलिक एसिड बनाएगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए एक चीज और है, क्या, सल्फानिलिक एसिड बनाएगा, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इसको आप लिख लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। ठीक है, या खुद से भी कर लीजिएगा, समझने के बाद हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसमें क्या देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, इतना देखोगे तो एसिड है, इतना देखोगे तो बेस है ना, इतना इसको हटा दिया तो ये एसिड है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है सल्फोनिक एसिड होता है ना, तो ये हो गया हमारा एसिड, इधर से बेस। तो जब ऐसा कुछ कंडीशन हो जाता है कि एक ही मॉलिक्यूल में बेसिक और एसिडिक दोनों ग्रुप रहते हैं, तो वो आपस में इस तरीके का करते हैं, इंटर चेंज शो करते हैं ये, जैसे देखिए है ना, यहाँ पे चूंकि इसका कैरेक्टर क्या है, बेसिक है, इसके पास लोन पेयर है, तो इसका H प्लस आयन इसके पास जा सकता है, तो क्या बनाएगा H3 और यहाँ हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, और यहाँ से चूंकि H प्लस गया है इसलिए SO3 माइनस, क्या हो गया, यहाँ से H प्लस गया है इसलिए SO3 माइनस हो गया आपका। ठीक है, हाँ SO3 माइनस हो गया और ये आपका NH3 प्लस हो गया। तो इस तरह का जब एक ही मॉलिक्यूल में इंटरनली बेसिक और एसिडिक बिहेवियर होता है, इस तरह का आयन बना सकता है, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। ठीक है, तो ये देखिए आप देख लेते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये समझिएगा। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन ये शो नहीं करेगा, एनिलीन नहीं शो करेगा, रीजन जान लीजिए क्या है उसका। फ्राइडल क्राफ्ट में 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है, एक अल्काइलेशन, दूसरा एसिटाइलेशन। तो देखिए फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी नहीं करेगा, फ्राइडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन भी नहीं करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि एनिलीन जो आपका है वो बेसिक नेचर का है, आपको पता है कि एनिलीन मेरा बेसिक नेचर का है, और इस फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और AlCl3 क्या है, लेविस एसिड है। क्या है, लेविस एसिड है, यानी कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन का नीड होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये क्या होता है, लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड होता है, क्योंकि डेफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये बेस है, ये एसिड है, ये आपस में ही सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, इसलिए फर्दर रिएक्शन होगा ही नहीं। ऐसा इसी कारण से फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। समझ गए आप कि फ्राइडल क्राफ्ट के अंदर जो एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो एक लेविस एसिड है, जो रिएक्ट कर लेता है एनिलीन के साथ और फॉर्म कर लेता है सॉल्ट, जिसके कारण फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या साइलेशन एनिलीन शो नहीं करता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना एक सेपरेट है हम लोग को पढ़ना डायजोनियम सॉल्ट, जो अभी आपने पढ़ा भी है, जब शुरुआत में हम लोगों ने डायजोनियम बनाया था, तो बस उसको अलग से पढ़ लेना है डायजोनियम सॉल्ट को, और बस क्लास कंप्लीट हो जाएगा आपका अमाइन का। बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से एक बारी सुन के पढ़िए, समझिए क्या बोला जा रहा है, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब डायजोनियम सॉल्ट पढ़ेंगे, तो डायजोनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला Rn2 प्लस एक्स माइनस होता है। ठीक है, वेयर R इज अराइल ग्रुप। क्यों, क्योंकि अगर आप R के जगह मतलब एलिफेटिक लोगे तो वो बहुत अनस्टेबल होता है, यानी कि CH3N2
आपने देखा था ना कि इसने तुरंत रिएक्शन करके आपको N2 गैस दे दिया था। तो ये क्या होता है, वेरी अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा कि भैया आर के जगह अराइल ग्रुप होगा, आर के जगह क्या होगा, अराइल होगा, ठीक है। और एक्स के जगह कोई भी आप लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, है ना, Cl माइनस, Br माइनस, HSO4 माइनस, मतलब जिसपे निगेटिव चार्ज है वही उसके पास जाएगा। यहाँ पे एक्स के मतलब जिस एक्स पे निगेटिव है तो जो निगेटिव वाला चार्ज होगा वो वहां पे जाएगा, ठीक है। N2 प्लस ग्रुप जो है इसी को कहते हैं डायजोनियम ग्रुप, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डायजोनियम ग्रुप। जहां भी N2 प्लस दिखे वो डायजोनियम ग्रुप है, ठीक है, चाहे यहाँ भी है तो वो डायजोनियम ही है, एलिफेटिक डायजोनियम है, बेंजीन के साथ है तो एरोमेटिक है। नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए C6H5N2 प्लस Cl माइनस है तो इसका नाम लिख दिया बेंजीन, और इसको लिख दिया डायजोनियम, और इसको लिख दिया क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। उसके बाद यहाँ बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसी तरह से आप नाम लिखेंगे। N2 के लिए डायजोनियम वर्ड यूज कर देना है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने पढ़ा है जब आपको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन दिखाया गया था उस टाइम पे। तो देखिए C6H5NH2 यानी एनिलीन है, ये क्या है, एनिलीन है। एनिलीन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड, जो बनता किससे है, NaNO2 प्लस HCl से, एट 273 से 278 केल्विन पर रिएक्ट करता है और आपको बनाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो एक ही इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ, और इस रिएक्शन को डायजोटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। पूछता है व्हाट इज डायजोटाइजेशन, तो आपको लिखना होगा इसी रिएक्शन को और बताना होगा कि इस रिएक्शन को, क्योंकि इसमें डायजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है इसलिए इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डायजोटाइजेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपने डायजोनियम क्लोराइड बनाया, ये तो मैंने आपको कह दिया कि एलिफेटिक के साथ है तो वो बहुत अनस्टेबल होता है, क्योंकि तुरंत आपको रिएक्ट करता है और N2 गैस लिबरेट कर देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये भी स्टेबल होता है लेकिन उतना भी ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो ड्यू टू इनस्टेबिलिटी इट इज नॉट जनरली स्टोर्ड। आप जैसे ये बहुत रिएक्टिव नेचर का है जिसके कारण इसको स्टोर नहीं किया जाता है, बल्कि जैसे ही इसको बनाया जाता है इसको यूज कर लिया जाता है, मतलब यूज इमीडिएटली आप करते हैं इसको, बनाया, अगर आपको नीड है बनाइए और यूज कीजिए, स्टोर करके नहीं रख पाएंगे क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। अब आइए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इसी का देखेंगे। देखिए मेनली फेमस यही है, फेमस कौन है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इसलिए उसी के प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देखा जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या हो गया, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये रीडली सॉल्युबल इन वाटर होता है, इट इज स्टेबल इन कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विथ वाटर व्हेन वार्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए आगे है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, हम सभी को पता है कि आपको क्या है, आयोडीन को इंट्रोड्यूस कराना एरोमेटिक रिंग में पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, रिएक्शन कराते हैं उसका पोटेशियम के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराइएगा आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ, ArI बना देगा आपको, यानी देखिए AR लिखने का ये शॉर्ट तरीके में मैंने लिखा है कि शॉर्टकट में ArI का मतलब हो गया कि ये है ऐसा बेंजीन रिंग बना के आई लगा हुआ है, ठीक है। तो ये समझिएगा आप, ये AR का मतलब अराइल ग्रुप, अराइल मतलब C6H5 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो I KClN2 यहाँ इवॉल्व हो गया। उसी तरह से आपका HBF4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है ताकि F को इंट्रोड्यूस कराया जा सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आयोडीन का भी इंट्रोड्यूस कराना हेलोअरीन्स में जब आपको पढ़ाया गया था, आयोडीन और क्लोरीन का रिएक्शन बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए स्पेशल केस लाना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया, ये एक तरह से समझिए कि एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज मेथड, ठीक है, हो गया। यहाँ पे HBF4 ले लिया तो ये एक कंबाइन करके बनाएगा, उसके बाद हिट कीजिएगा तो ArF आपको दे देगा और N2 यहाँ इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ArN2Cl। अब देखिए ये क्या है, हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड है, रिएक्शन करेगा तो आपको अरीन्स बनाएगा। देखिए ArH का मतलब क्या हो गया, C6H5 को अराइल बोलते हैं, H जुट गया तो C6H6 हो गया, यानी कि आप समझ रहे हैं यहाँ पे ये बेंजीन बन गया, क्या बना, बेंजीन बन गया। AR का मतलब क्या आप समझ लो, यहाँ पे AR मतलब हो गया C6H5, इसमें H डाल दिया,
है ना। तो ये हो गया C6H6, क्या दिक्कत है। तो यही बना, अरिन्स बन गया, यानी कि अरिन्स बन गया। तो ये कौन सा, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूस करा देगा आपके डाइजोनियम सॉल्ट को अरिन्स में, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा फास्फोरस एसिड में, ठीक है। H3PO4 को फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, H3PO3 को फास्फोरस बोलते हैं, और H3PO2 को हाइपोफास्फोरस एसिड बोलते हैं, ठीक है, लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे आइए, फिर ये भी आपका अल्कोहल भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो रिएक्ट करेगा तो अरिन्स दे देगा, N2 इवॉल्व कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो ये आपने एल्डिहाइड और अल्कोहल वाले में पढ़ा हुआ है कि एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो अल्कोहल बनाएगा, और अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा। ये कन्वर्सन में बहुत काम करता है। आपको कन्वर्सन जब आप बनाते हैं तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दीजिए, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दीजिए तो वो अल्कोहल बन जाता है। यहाँ तक आपने कर लिया। अब एक रिएक्शन यहाँ है, यहाँ पे H2O के साथ रिएक्शन करेगा 283 केल्विन पे, तो ये क्या हो जाएगा, AROH बनाएगा। ये क्या हो गया, AROH का मतलब क्या हो गया, C6H5OH। ये क्या है, फिनॉल है, फिनॉल बनाएगा, ठीक है। तो फिनॉल बनाएगा, N2 निकल गया, HCl। तो इस तरीके से आपने देखा कि डायजोनियम सॉल्ट का यहाँ पे ही यूजेज भी समझ लीजिए डायजोनियम सॉल्ट का, जो आपका पढ़ना है आपको तो वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। डायजोनियम सॉल्ट का यूज क्या हुआ कि आप इजिली अरिन्स, ये जो ARI है, ठीक है, बेंजीन आयोडाइड जो है वो आप नहीं बना पाएंगे आसानी से, क्लोराइड आप नहीं बना पाएंगे आसानी से। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप डायजोनियम क्लोराइड को लिया, उसका रिएक्शन Ki से या HBF4 से दे दिया तो आप बना पाएंगे। तो ये इसका यूजेस हो गया, डायजोनियम सॉल्ट का यूज हो गया। डायजोनियम सॉल्ट का यूज करके हमने जो नहीं बनाना आसान है, बना नहीं सकते हैं, उसको बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से हमने पढ़ लिया ये रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप, कपलिंग रिएक्शन एग्जाम में आता है, पढ़ लीजिए। देखिए अब पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में अरीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है हाईली रिएक्टिव यानी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम लाइक फिनॉल और अमाइंस बना लेता है। क्या आपको एजो कंपाउंड बनाता है, ब्राइटली कलर्ड एजो कंपाउंड, जिसका पहचान ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ARN डबल बॉन्ड N AR। दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन, और ये वाइडली यूज होता है क्या, ब्राइटली कलर्ड कंपाउंड है ना, ब्राइटली कलर्ड कंपाउंड है, इसलिए इसका यूज होता है इंडस्ट्री, एजो डाई इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री, ठीक है, डाई इंडस्ट्री में यूज होता है। तो रिएक्शन देखिए यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, फिनॉल के साथ रिएक्शन दिया, बेसिक है मीडियम रिएक्शन का, और पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बना जो ऑरेंज डाई कलर, ऑरेंज डाई होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है। उसी तरह से अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, अनिलीन के साथ रिएक्शन दिया, मीडियम एसिडिक रखेंगे यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, आपको पारा अमाइनो एजो बेंजीन बनाएगा, पारा अमाइनो एजो बेंजीन, ठीक है, ये पहचान है एजो का। तो ये क्या हो गया, ये येलो डाई होता है। तो इस तरह से ये डाई इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, एजो डाई इंडस्ट्री में। तो एक यूजेज आपको समझ में आया कि इसका डाई इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और इसके अलावा जो यूजेस हुआ आपके डाइजोनियम सॉल्ट का, जो मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया था केमिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़ा रही थी उस टाइम पे, कि जैसे आप ARI नहीं बना सकते हैं, ARF डायरेक्टली नहीं बना सकते, उनके फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा चीज है जो, मतलब एक तो वो हुआ, फिर ये डाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 3 यूजेस तो आपने समझ ही लिया है। तो इस तरीके से आपका अमाइंस का ये लास्ट टॉपिक था, डाइजोनियम सॉल्ट, जो आपका कंप्लीट हुआ। होपफुली मैंने आपको पूरी तरह से कोशिश की है समझाने की, कि आपको एक ही वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जा सके। तो अगर वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो में आपको किस बात की कमी लगी, और क्या आपको और इम्प्रूवमेंट का जरूरत महसूस हो रहा है कि इसमें और क्या किया जा सकता है आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को बेल आइकन के साथ, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।